उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक पिता अपनी 12 से 13 साल की बेटी को अपने साथ लखनऊ ले जा रहा था। दोनों बाप बेटी लखनऊ जा रहे थे तो रास्ते में एक गांव बलरामपुर पड़ता है। अब जैसे ही बलरामपुर पड़ता है तो वो लड़की बहुत जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि मुझे यहीं पर उतारो, ये मेरा गांव है, मुझे इस गांव में जाना है, मैंने इस गांव में बहुत जिंदगी बिताई है। अब बाप बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है कि आज तक ना तो हम इस बेटी को लेकर इस गांव में आए हैं और कोई भी ऐसी रिश्तेदारी हमारी इस गांव में नहीं है, तो ये इस गांव को अपना गांव क्यों बता रही है। अब वो लड़की गाड़ी के अंदर बैठी हुई रो रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो कुछ गांव वाले जो बाहर बैठे हुए थे वो इस आवाज को सुनते हैं, तभी गांव वाले उस गाड़ी को रुकवा लेते हैं और उस लड़की के पिता से कहते हैं कि क्या तुमने इस लड़की को किडनैप किया है, क्या तुम इस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे हो या इसे कहीं ले जा रहे हो। तो वो पिता हैरान और परेशान होता है और वो अपनी बेटी को धमकाते हुए कहता है कि क्या इन लोगों पर तुम मुझे पिटवाओगी, बेटा तुम ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन वो लड़की बार बार ये कहती है कि ये मेरा गांव है और आज मैं अपने गांव में पूरा गांव घूमूंगी। एक पिता अपनी ही बेटी को दूसरों के सामने ये कहता है कि ये मेरी बेटी है और लोग ये बात मानने को तैयार नहीं होते हैं। उस लड़की की पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब कहानी विस्तार से। इस कहानी को जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर गांव से, जहां पर एक कमल सिंह नाम का व्यक्ति है। कमल सिंह की एक बेटी होती है। कमल सिंह की बेटी जवान है और कमल सिंह की केवल एक ही बेटी होती है। उसकी पत्नी बेटी को जन्म देते ही इस दुनिया से चली जाती है। अब कमल सिंह का एक भाई होता है जिस पर वो अपनी जान छिड़का करता है। कमल का वो बड़ा भाई होता है और उस बड़े भाई की पत्नी होती है। कमल अपने भाई से इतना प्यार किया करता कि शायद कोई किसी से इतना प्यार कर ही नहीं सकता है। लेकिन इस घर में एक समस्या बहुत बड़ी होती है। कमल पर गांव के ही आदमी का बहुत सारा कर्ज होता है। जो गांव का अमीर और दबंग व्यक्ति है वो डेली कमल से कर्जा वसूलने के लिए आया करता है। कमल इस बात से बहुत परेशान रहता है। कमल खेती बाड़ी करता है, वो एक जिम्मेदार है, किसान है और वो उसी किसानी से अपने पूरे परिवार का पेट भरता है। और जो कमल सिंह के भाई की पत्नी है वो घर का ख्याल रखती है, सभी के लिए खाना बनाती है और उस कमल सिंह की बेटी भी पूरे घर में काम कराती है। दोपहर के समय कमल सिंह की बेटी अपने पिता के लिए खाना लेकर आती है और बेटी का नाम पुष्पा होता है। अब जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी, घर में कर्जे होते हुए भी अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे। अब एक दिन कमल सिंह खेतों में काम कर रहा था। खेतों की तरफ एक ऊंची जगह होती है जहां पर वो फावड़े से खुदाई करता है और कुछ मिट्टी खेत के लिए प्रबंध करता है कि खेत में कुछ मिट्टी डालनी है। और जैसे ही वो खुदाई करता है तो खुदाई में उसे एहसास होता है कि नीचे कुछ है। वहां पर एक बहुत बड़ा मटका होता है। वो मटका पीतल का होता है, उसमें सोने चांदी के सिक्के होते हैं। जब कमल सिंह इस चीज को देखता है तो उस मिट्टी को तुरंत उस घड़े पर ढक देता है, क्योंकि अगर ये बात गांव में फैली तो गांव वाले इस सोने को भी ले जाएंगे। शायद कानून को ये बात पता चल जाएगी और ये सब हमसे लुट जाएगा, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, हमारी जिंदगी इस समय बहुत खराब है। कमल सिंह उस दिन जल्दी अपना काम छोड़ता है और जैसे ही खजाना मिलता है उसे उसी तरह से दाव देता है और घर जाकर सारी बातें अपने भाई को बताता है कि भाई मुझे ऐसे ऐसे खेतों में सोना और चांदी मिला है, खजाना मिला है, अब तू बता उसका क्या करना है। अब जो बड़ा भाई होता है वो कमल सिंह के साथ आ जाता है। रात के वक्त दोनों भाई उस घड़े को वहां से निकालते हैं और अपने घर ले जाते हैं। कमल अपने मन में बड़ा ही खुश होता है कि अब मेरी बेटी जवान है। अब तक ये चिंता खाए जा रही थी कि घर में पैसे नहीं हैं, बेटी की शादी कैसे होगी, लेकिन अब घर में पैसे आ गए हैं। जो कमल का भाई होता है उसका केवल एक ही लड़का होता है। वो लड़का आवारा किस्म का होता है, वो किसी भी काम को ढंग से नहीं किया करता है, हमेशा अपनी मनमर्जी इधर उधर गांव में घूमा करता है।
कोई भी वो काम नहीं करता है। अब उस सोने को देखकर जो कमल का भाई होता है उसकी आंखें खुली रह जाती हैं कि भाई इनके पास तो ये बहुत सोना आया है और अब इसमें से आधा आधा हिस्सा बट जाएगा। अब कमल बड़ी राहत की सांस लेता है, चैन की नींद में कमल सो जाता है। और जो बड़ा भाई था उस सोने को देखकर उसे पूरी रात नींद नहीं आती है। हालांकि कमल को भी चिंता थी कहीं ये सोना चुर ना जाए। अब इसके बाद जो कमल का भाई होता है उसकी पत्नी होती है, वो उसके भाई के कान भरती है और कहती है कि तेरा एक बेटा है और ये सारा सोने में से आधा हिस्सा ले लेगा, तू एक काम कर इस भाई को ही निपटा दे, ये पूरा सोना हमारा हो जाएगा और हम मौज की जिंदगी बिताएंगे। ये बात दोनों पति पत्नी करते हैं और 2 दिन के भीतर जो भाई होता है वो अपने छोटे भाई को अपने हाथों से मौत के घाट उतार देता है। अब जो घर में पुष्पा थी, जब घर में कुछ शोर सुनती है तो वो भी एकदम से खड़ी हो जाती है और फिर वो सोने की एक्टिंग करती है, क्योंकि यहाँ पर उसके पिता को जान से मार दिया गया था। अब वो लोग उसके पिता की डेड बॉडी को उठाते हैं और उसी के खेतों में ले जाकर वहां पर कमल के लिए कब्र खोदी जाती है और वहां पर कमल को दफनाया जाता है। ये सब कुछ पुष्पा चुपके अपनी आंखों से देख रही थी, अपने ताऊ और ताई के कारनामे अपनी आंखों से देख रही थी। पुष्पा की आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं और पुष्पा जैसे ही अपने बाप को दफन होते हुए देख रही होती है तो वो चीख उठती है और रोने लगती है। जब वो रोती है तो थोड़ी सी आवाज उस ताऊ और ताई के कानों में सुनाई दे जाती है और यहाँ पर अब वो पुष्पा के भी हाथ पैर पकड़ लेते हैं और पुष्पा को भी गला घोटकर मार दिया जाता है। जब पुष्पा भी मर जाती है तो दोनों बाप बेटियों को एक ही जगह दाव दिया जाता है। उस घड़े में से कुछ सोने की अंगूठियां निकली थीं जिन्हें कमल अपने हाथों में पहने हुए था। उन अंगूठियों को भी भाई नहीं निकाल पाता है। खेत के अंदर दोनों बाप बेटी को उस गड्ढे के अंदर दफना दिया जाता है। जिंदगी आगे चलने लगती है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का एक गांव होता है। 2010 में एक घर में एक लड़की का जन्म होता है। उस घर में बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं कि उनके घर में बेटी आई है, उनके घर में लक्ष्मी आई है। बेटी का नामकरण रखा जाता है, उस लड़की का नाम आरोही रखा जाता है। आरोही उस घर में पैदा हो चुकी थी, लेकिन आरोही जब से पैदा हुई थी वो काफी विचलित रहा करती थी। नॉर्मल आम बच्चों की तरह वो घर में नहीं रहती है, हमेशा रोया करती, बहुत अजीब अजीब हरकतें किया करती। धीरे धीरे जैसे आरोही बड़ी हो रही थी तो वो सोते हुए एकदम उठा करती और कहती कि मेरे पिता को मत मारो, मेरे पिता को छोड़ दो। मतलब इन बातों को सभी को वो कहती है तो आरोही के जो पिता होते हैं वो कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि हमारी बेटी को क्या हुआ है, ये ऐसा क्यों कर रही है। आरोही की जो माँ होती है वो भी अपनी बेटी को बहुत ख्याल रखती है, लेकिन कोई भी आराम उनकी बेटी को नहीं लगता है। डॉक्टर का भी ट्रीटमेंट कराया जाता है, लेकिन आराम कहाँ से लगता, क्योंकि आरोही का ये पुनर्जन्म होता है। ये वही लड़की है पुष्पा जिसे उसके पिता के साथ मार दिया गया था। आरोही को अपने पिछले जन्म की यादें उसके दिमाग में बैठी हुई होती हैं। आरोही को वो यादें सताती हैं। आरोही बहुत बेचैन रहा करती है, वो कभी भी किसी से हंसी खुशी बात नहीं किया करती। आरोही पानी से बहुत डरा करती। जब भी उसके पास पानी आ जाया करता तो वो कहती कि पिताजी मैं मर जाऊंगी, मेरा दम घुट जाएगा, मैं सांस नहीं ले पाऊंगी, मुझे सांस नहीं आएगा। क्योंकि उसके ताऊ और ताई ने आरोही को जब पिछले जन्म में दफनाया था तो वो पूरी तरह से मरी नहीं थी, वो पूरी तरह से जीवित थी। उसका दम जो निकलता है वो मिट्टी के अंदर निकलता है। आरोही यही सब हरकतें करती थी कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे पानी से डर लगता है, उसका दम घुटता है, लेकिन वो ये नहीं बताती थी कि पिछले जन्म में मैं ये थी या वो थी। आरोही धीरे धीरे 13 साल की होती है। अब तक आरोही ने कुछ भी नहीं बताया था। वो आरोही के पिता जो होते हैं वो एक सरकारी नौकरी लगे हुए थे, तो उनका ट्रांसफर हो जाता है और ट्रांसफर उनका लखनऊ होता है। अब आरोही के पिता अपनी बेटी को लेकर लखनऊ जा रहे थे और रास्ते में एक बलरामपुर गांव पड़ता है। अब जैसे ही बलरामपुर गांव आता है तो आरोही जो 13 साल की थी वो जोर जोर से चीखने लगती है और कहती है कि ये मेरा गांव है, इस गांव में मैं खेली हूँ, इस गांव में मैं रही हूँ, पापा हमारा गांव निकल गया, आप कहाँ आगे जा रहे हो। तभी गांव के लोग देख लेते हैं एक लड़की जो रो रही है
तो गांव वालों को शक होता है कि कहीं ये व्यक्ति इस लड़की को किडनैप करके तो नहीं लाया है। ये 2010 की बात होती है। गांव वाले उस गाड़ी का पीछा करते हैं और उस गाड़ी को रोककर दोबारा गांव में ले आते हैं। आरोही के पिता को गाड़ी से उतारा जाता है और कहते हैं कि भाई तुम ऐसा इस लड़की के साथ क्यों कर रहे हो। तभी वो पिता कहता है, आरोही बेटा, इन्हें बताओ मैं तुम्हारा पिताजी हूँ। ये लोग कुछ और ही समझ रहे हैं। तो आरोही एक पल के लिए तो ये नहीं कहती है कि आप मेरे पिता हो। आरोही कहती है कि इस गांव में मेरे पिता दफन हैं, ये गांव मेरा है। तो गांव वालों को शक और भी ज्यादा पक्का हो जाता है कि भाई ये व्यक्ति तो सच में इस लड़की को किडनैप करके ले जा रहा है। ये लड़की तो कह रही है कि मेरा पिता इस गांव में दफन है, लेकिन तभी उस पिता की आंखें भर आती हैं और वो कहता है कि आरोही तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। अब तक तुम अजीब हरकतें करती रही, लेकिन अब तो तुम अजीब तरह की बातें भी कर रही हो। तभी आरोही सभी गांव वालों के सामने कहती है, अरे ये मेरे पिता हैं। आरोही कहती है कि आप लोगों को तो मैं याद नहीं होंगी, लेकिन मैं पुष्पा हूँ। क्या किसी ने जानने की कोशिश की कि पुष्पा आज कहाँ है। गांव वाले जो कुछ पुराने लोग थे वो जानते थे, लेकिन नई जो पीढ़ी आ चुकी थी वो नहीं पहचान पाती है। तभी आरोही अपने पिता से कहती है कि पिताजी, इस गांव में कमल सिंह नाम का व्यक्ति था, क्या आप उनका पता इनसे पूछ सकते हैं। तभी वो कहता है कि यहाँ पर क्या कोई कमल सिंह रहा करता था। तो आरोही को वो पता बता देते हैं और आरोही कहती है कि पिताजी, आपको पूछने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए मैंने ये नाम पूछा है, क्योंकि ये मेरे पिताजी का नाम है जो इस गांव में दफन है। पूरे गांव का जुलूस सा इकट्ठा हो जाता है। सभी गांव वाले आरोही के पीछे पीछे चलने लगते हैं। आरोही अपने घर पहुंच जाती है। आरोही जब उन गलियों को देखती है जो कभी उन गलियों में आरोही घूमा करती, पानी भरा करती, लेकिन अब वहां पर बहुत सारी चीजें बदल चुकी थीं। आरोही जब अपने घर पहुंचती है तो वहां पर देखती है जो उसका ताऊ है वो काफी ज्यादा बुजुर्ग तो नहीं हुआ है, लेकिन उसके बड़े ऐशो आराम है और काफी वो अमीर हो चुका है। आरोही के पीछे जो गांव वाले इकट्ठा थे वो सभी से ताली बजाकर सभी को अपनी तरफ करती है। एक 13 साल की बच्ची सभी से कहती है कि क्या आप लोगों ने इस इंसान से ये भी पूछा है कि तुम्हारा भाई और तुम्हारी भाई की बेटी कहां पर गई हैं। इसने आज तक किसी को कुछ भी नहीं बताया। तो गांव के कुछ लोग कहते हैं कि इसने कहा कि वो गांव छोड़कर शहर जा चुके हैं, हमें कुछ ऐसा काम शहर में मिला है। तो आरोही बड़ी मुस्कुराती और कहती है कि आज तक वो बाप और बेटी वापस लौटकर नहीं आए। तो गांव वाले यहाँ पर कहते हैं कि हम किसी के घर के मामले में कैसे कुछ बोल सकते हैं। बेटी, तुम क्या कहना चाहती हो और क्या करना चाहती हो। आरोही कहती है कि तुम लोगों ने ये भी नहीं पूछा कि इसके पास इतना पैसा कहां से आया। जो व्यक्ति एक दबंग और अमीर व्यक्ति के पैसे भरा करते थे, जो आज तक कर्ज में दबे हुए थे, आज वो इतने अमीर कैसे हो जाते हैं। तो सभी गांव वालों की गर्दन नीची हो जाती है, क्योंकि सभी गांव वाले कहते हैं कि हमें तो इसने ये बताया है कि मेरा छोटा भाई और उसकी बेटी शहर जाकर रहने लगे हैं, वहां पर उन्हें एक बहुत अच्छा सा काम मिला है और जो दबंग व्यक्ति उनसे ब्याज के पैसे लिया करता था उसके अत्याचार की वजह से वो अब इस गांव में आना ही नहीं चाहते हैं। अब यहाँ पर आरोही अपने ताऊ के सामने खड़ी होती है और कहती है कि ताऊ जी, आप तो बड़े मौज ले रहे हो। ताऊ जी के बेटे की बहू भी आ चुकी थी और उनके बच्चे भी हो चुके थे। ताऊ के 2 पोते होते हैं। अब यहाँ पर ताऊ जो है वो एकदम से हैरान और ऐसे खड़ा हो जाता है कि तुम कौन हो और ऐसी बातें क्यों कर रही हो, पूरे गांव को मेरे खिलाफ क्यों भड़का रही हो, तुम कौन होती हो और छोटी सी लड़की हो, 13 साल की हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। तभी आरोही कहती है, ताऊ जी, मैं वही पुष्पा हूँ जिसके लिए तुमने सोने के खजाने के लिए हम सभी को मार दिया था। एक सोने के मटके के लिए मेरे पिता और मुझको तुमने जिंदा जमीन में दफन कर दिया था। उस ताऊ के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो अपने घर के अंदर भागने लगता है। तभी आरोही उस ताऊ का हाथ पकड़ती है और कहती है कि सोना तो खत्म हो गया होगा, क्या भाई और उसकी बेटी की भी तुम्हें कभी याद आई। तो वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी हो सकता है कि कोई मर के वापस आ जाए। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या पता, तुम तो कह रहे थे कि हम शहर गए हुए हैं, तो मैं मर के वापस कैसे आ सकती हूँ। इस बात को सुनकर सभी गांव वाले अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं। सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं।
तभी वहां पर गांव वाले पुलिस को बुला लेते हैं। अब पुलिस जब वहां पर आ जाती है तो ये मामला और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पुलिस आरोही से कहती है कि बेटा तू क्या जानती है? तो वो कहती है यही कातिल हैं, इसी ने मुझे और मेरे पिता को मारा है। तो यहाँ पर पुलिस कहती है कि हम कैसे मान लें कि भाई ये तुम्हारा कातिल है। तो आरोही बड़ी टेंशन में आती है कि मैं इनको कैसे समझाऊं कि इन्होंने ही मेरा कत्ल किया है, इन्होंने ही मेरा खून किया है। तो दोस्तों उसके बाद आरोही कहती है कि तुम मेरी तो नहीं मानोगे, लेकिन मैं तुम्हें सबूत दूं तो उन बातों को तो तुम जरूर मानोगे। तो पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ, कानून हमेशा सबूत मांगता है, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो हम तुम्हारे इस केस के ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे। आरोही गांव के कुछ लोगों को लेकर और पुलिस को लेकर उस खेत में पहुंचती है जहां पर आरोही और उसके पिता को दफन किया गया था। आरोही उस जमीन को खोदने से पहले पुलिस वालों से कहती है कि देखो, आप लोग ये बात कहेंगे मेरे पिता के हाथ में 3 अंगूठियां हैं, जो उन्होंने अपने बाएं हाथ में पहनी हुई हैं वो अंगूठियां निकलेंगी क्योंकि मेरे पिता का अब कंकाल बचा होगा। इतनी समझदारी की बातें वो लड़की कर रही थी। तभी पुलिस वाले वहां पर खुदाई शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे आरोही ने बताया था तो वहां पर अब एहसास हो जाता है कि कुछ चीज वहां पर है, क्योंकि थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, क्योंकि काफी दिन बाद आरोही आई थी। 13 से 14 साल के बाद अब वहां पर खुदाई चल रही थी और खुदाई चलने के बाद वहां से अब एक कंकाल दूसरे कंकाल के ऊपर पड़ा हुआ मिलता है और आरोही भी इसी तरह अपनी मौत को बताती है। पुलिस वालों से कहती है कि पहले मेरे पिता को दफना रहे थे, फिर जैसे ही मेरे पिता को इन लोगों ने जमीन के अंदर डाला तो एकदम से मेरी चीख निकल जाती है और इन लोगों को पता चल जाता है कि मैं भी यहाँ पर हूँ और तुरंत मुझे भी गला दबाकर मारा जाता है। लेकिन उस वक्त मैं मर नहीं पाती हूँ, मैं उस वक्त बेहोशी की हालत में चली जाती हूँ, लेकिन मेरे अंदर जान होती है। आपको एहसास नहीं होगा जब मुझे इन्होंने अंदर डाला और मेरे ऊपर मिट्टी आई, वो क्षण मेरे लिए कितने कठिन थे। आज भी मैं रात को सोती नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, मेरे ऊपर कुछ चीज़ आ रही है, मेरा दम घुट रहा है। आप लोगों को क्या पता। आरोही का जो नया पिता है वो कहता है कि हाँ, ये रात रात भर सोती नहीं है, उठकर बैठ जाती है, इसका जी सा घुटने लगता है, जी घबराने लगता है। पूरा गांव ये बातें अपनी आंखों से देख रहा था। पुलिस वहां पर तुरंत जो आरोही उर्फ पुष्पा का ताऊ था उसे अरेस्ट कर लेती है और साथ में ताई को भी अरेस्ट कर लेती है। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन अब तक उस ताऊ ने सारा सोना खर्च कर दिया था। केवल ताऊ के पास 8 से 9 सिक्के ही मिलते हैं जो शायद उसने यादगार के लिए अपने पास रखे थे। उस ताऊ के पास काफी गाड़ी बंगला होते हैं, उनका अच्छा खासा घर रहता है, उसमें से कुछ संपत्ति सरकार अपने कब्जे में लेती है, क्योंकि ताऊ जी ने उसके बाद बहुत सारी जमीन खरीदी थी। जब वो जमीन खरीदता तो सभी से ये कहता कि मेरा छोटा भाई शहर में बहुत अच्छा कमा रहा है और वो हर महीने मेरे पास पैसे भेजता है और उन पैसों से मैं यहाँ पर जमीन खरीद कर डाल रहा हूँ। पूरे गांव वालों की आंखों में एक व्यक्ति ने धूल झोंक दी थी और अपनी जिंदगी बड़े मजे से बिता रहा था, लेकिन ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है तो उस लाठी में आवाज भी नहीं होती है। पुष्पा आरोही के रूप में दोबारा जन्म लेती है और अपने कातिलों को सजा दिलाकर रहती है। कानून हालांकि पुनर्जन्म को नहीं मानता, लेकिन आरोही ने जो सबूत दिए थे और जब उनका डीएनए टेस्ट होता है तो वो पुष्पा और उसके पिता का ही कंकाल होता है। पूरा गांव एकदम से हैरान और परेशान रह जाता है। आरोही अपने उस ताऊ के लड़के से बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं रखती है, क्योंकि इन सब चीजों में ताऊ के लड़के की कोई भी गलती नहीं होती है। ताऊ और ताई सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। आरोही आज अपनी जिंदगी बहुत बेहतर से बिता रही है। आज वो जवान हो चुकी है और उसे आज भी अपने बीते जन्म की यादें बहुत सताया करती हैं, क्योंकि आरोही अपने पिता कमल से बहुत प्यार किया करती थी। आज भी उसे अपने पिता की याद सताती है और उसने अपने पिता को इंसाफ दिलाया, अपने आप को इंसाफ दिलाया। कितने लोगों को लगता है कि पुनर्जन्म होता है और कितने लोगों को नहीं लगता कि पुनर्जन्म नहीं होता। जैसी भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखना।
आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।